नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल एनसीईआरटी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी वो है जो जंतु ऊतक हैं उनके बारे में। हमने पिछली क्लास में पादप ऊतकों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे जो जंतु ऊतक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे एपिथीलियम ऊतक होते हैं, उसके बाद में संयोजी ऊतक होते हैं और जो आपके पेशीय ऊतक होते हैं, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा लीजिए। दोस्तों, जिससे क्या होगा, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा, यानी कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो जो आज की क्लास है वो है जंतु ऊतक के बारे में। आज की क्लास किसके बारे में है? जंतु ऊतक। हम जानेंगे जो जंतु ऊतक होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला एपिथीलियम, पहला कौन सा आएगा? एपिथीलियम, यानी कि एपिथीलियम ऊतक। उसके बाद में एपिथीलियम ऊतक के बाद में संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। उसके बाद में पढ़ेंगे हम पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम तंत्रिका ऊतक। उसके बाद में कौन सा? जो तंत्रिका ऊतक है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उनके बारे में। तंत्रिका ऊतक जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऊतक कौन कौन से होते हैं? जो जंतु ऊतक कौन कौन से? एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। यानी कि ये जो हमारे यानी कि जो जंतुओं में जो ऊतक पाए जाते हैं वो ये हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि ये इनका काम क्या क्या होता है, ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है एपिथीलियम ऊतक। पहला कौन सा है? एपिथीलियम। पहला है एपिथीलियम ऊतक। जो एपिथीलियम ऊतक है ये कहाँ होते हैं? जो जंतु होता है उसके जो शरीर को ढकने के, यानी कि जो बाहरी आवरण, यानी कि लिख सकते हैं जंतु के शरीर को ढकने या कह सकते हो बाह्य रक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले जो ऊतक हैं, करने वाले ऊतक कौन से होते हैं? एपिथीलियम ऊतक होते हैं। कौन से? एपिथीलियम ऊतक होते हैं। और जो एपिथीलियम ऊतक है, एपिथीलियम ऊतक शरीर के अंदर बहुत, यानी कि शरीर के अंदर बहुत से अंगों और क्या? गुहिकाओं को क्या करते हैं? ढकते हैं। जो एपिथीलियम ऊतक होते हैं वो क्या काम करते हैं? पहले तो जो जंतु होते हैं, यानी कि जो जंतुओं में पाया जाता है एपिथीलियम ऊतक, जंतुओं के शरीर को ढकने में, यानी कि जंतुओं को शरीर को ढकने में, बाह्य रक्षा प्रदान करने में, यानी कि बाहर से जो रक्षा होती है उसको प्रदान करने में ऊतक एपिथीलियम ऊतक होते हैं। यानी कि जो रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन से होते हैं? एपिथीलियम ऊतक होते हैं। एपिथीलियम जो ऊतक होते हैं वो शरीर के अंदर बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो कुछ अंग है, गुहिकाएं हैं, उनको क्या करते हैं? ढकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ढकने का काम करते हैं। अब जो आपके ये एपिथीलियम ऊतक है इसके भी क्या है? इसके भी प्रकार है। इनके भी क्या है? प्रकार है। पहला आता है सल्की। पहला कौन सा आता है? सल्की एपिथीलियम ऊतक।
उसके बाद में दूसरा आता है घनाभाकार। दूसरा कौन सा आता है? घनाभाकार। घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक। उसके बाद में आता है स्तंभाकार। स्तंभाकार या इसे ही कहते हैं पंचाम्बी। इसे ही क्या कहते हैं? पंचाम्बी। पंचाम्बी एपिथेलियम ऊतक। और उसके बाद में आता है स्तृत सल्की ऊतक। यानी कि ये 4 प्रकार के आपके कौन से होते हैं? एपिथेलियम ऊतक होते हैं। एपिथेलियम ऊतक क्या करते हैं? शरीर को ढकने का कार्य करते हैं और बाह्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। तथा ये क्या होते हैं? एपिथेलियम ऊतक जो शरीर के अंदर जो अंग है उनको तथा गुहिकाओं को क्या करते हैं? ढकने का कार्य करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला सल्की, दूसरा घनाभाकार, स्तंभाकार और स्तृत सल्की। ये आपके क्या होते हैं? जो एपिथेलियम ऊतक के क्या है? प्रकार है। अब इनमें से हम एक एक को पढ़ेंगे कि जो ये ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। जैसे जो सल्की ऊतक है, वो जो सल्की एपिथेलियम जो ऊतक है वो कहाँ पाया जाएगा, घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर में कहाँ पाया जाएगा और ये इनका कार्य क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है सल्की। उसके बाद में इससे पहले पढ़ेंगे सरल सल्की। ये सल्की भी 2 होते हैं, सरल सल्की एपिथेलियम। जो सरल सल्की एपिथेलियम है ये क्या होता है? इनमें कोशिकाओं में रक्त जो नलिका है, रक्त नलिका अस्तर, जो रक्त नलिका के अस्तर या जो कुफिकाएं हैं, जो क्या है? कुफिकाएं। जो कुफिका क्या होती है? कुफिका क्या होती है? जो हमारे लंग्स की जो इकाई होती है, यानी कि जो हमारे फेफड़ों की जो इकाई थी वो क्या थी? कुफिकाएं थी। वो क्या थी? कुफिकाएं थी। तो कुफिकाओं वहां पर कौन सी? चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको ही सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। यानी कि इनको ही क्या कहते हैं? सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। किसको? जो कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कुफिकाएं जहां पर होती है वहां पर कैसी होती है? चपटी एपिथेलियम होती है और ऊतक होते हैं। जो इन्हीं को क्या कहा जाता है? सरल सल्की एपिथेलियम कहा जाता है। ये कैसी होती है? ये अत्यधिक पतली होती है। यह है अत्यधिक पतली। और कैसी होती है? और चपटी होती हैं। पतली और चपटी होती है। यानी कि जो रक्त नलिकाएं हैं हमारी, उनके अस्तर या कुफिकाएं, जहां पर जो लंग्स की जो कुफिकाएं होती है वहां पर क्या होती है? चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। वहां पर क्या होती है? चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। जो चपटी एपिथेलियम जो ऊतक है उनको ही क्या कहा जाता है? सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है। ये अत्यधिक कैसी होती है? पतली होती है और चपटी होती है। ये किसके बारे में था? सरल सल्की एपिथेलियम के बारे में। अब पढ़ेंगे हम सल्की एपिथेलियम। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? ये तो सरल हो गया। अब पढ़ेंगे हम सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम। अब देखो सल्की एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? सल्की जो एपिथेलियम है कहाँ पाई जाती है? ये हमारे आहार नाल में पाई जाती है।
जो आपका आहार नाल और जो मुख होता है, इसका जो अस्तर होता है, उसके अंदर कौन सी होती है, सल्की एपिथेलियम पाई जाती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं आहार नाल, आहार नाल व आहार नाल व मुख, मुंह, आहार नाल व मुंह का जो अस्तर होता है, मुंह का अस्तर और मुंह का अस्तर और त्वचा में कौन सी सल्की एपिथेलियम पाई जाती है। त्वचा में सल्की एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं या बनी होती है, ऊतक पाए जाते हैं। यह लिख सकते हैं हम सल्की एपिथेलियम ऊतकों से बनी होती है। जो आपके सल्की एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो मुख और आपके कौन सा, पहले तो आहार नाल और जो मुख होता है, यानी कि जो आहार नाल जिससे क्या होता है हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन क्या जाता है, जो आपके आंतों तक जो भोजन जाता है, यानी कि ये जो पूरा क्या है आहार नाल है। जो आहार नाल और जो मुख होता है, इसका जो अस्तर और जो हमारी त्वचा है यानी कि स्किन है, ये किन से बनी होती है, ये आपके सल्की एपिथेलियम ऊतकों से बनी हुई होती है। सल्की एपिथेलियम ऊतकों से क्या क्या बना होता है, हमारे आहार नाल का अस्तर, मुख का अस्तर और जो हमारे स्किन है, जो त्वचा है, वो किससे बनी होती है, ये हमारे सल्के एपिथेलियम ऊतकों से बनी होती है। ये था जो आपके सल्की एपिथेलियम ऊतकों के बारे में। अब पढ़ेंगे हम घनाभाकार जो ऊतक है उनके बारे में, यानी कि घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, घनाभाकार एपिथेलियम ऊतकों के बारे में। हमने कौन सा पढ़ लिया, सल्की पढ़ लिया। अब कौन सा पढ़ेंगे, घनाभाकार पढ़ेंगे। अब कौन सा पढ़ेंगे, घनाभाकार। अब कौन सा आएगा आपके, घनाभाकार। घनाभाकार एपिथेलियम, घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक। ये क्या होते हैं, ये जो आपके किडनी होती है, किडनी और जो लार ग्रंथि, यानी कि जो किडनी होती है आपकी, उसकी जो किडनी है, किडनी की कहाँ जो नलियाँ होती है उन पर, तथा जो पहले कहाँ पाई जाती है, जो वक्र या किडनी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह लिखेंगे हम इसमें, यह वक्र, ये कहाँ पर जो वक्रीय या जिसे किडनी कहते हैं, वक्रीय नली, वक्रीय यानी कि जो किडनी होती है उसके बारे में, वक्रीय नली और जो लार ग्रंथि होती है, और कहाँ जो लार ग्रंथि होती है उसकी लार ग्रंथि की नली के जो अस्तर, नली के अस्तर का क्या करती है, निर्माण करती है, यह क्या करती है, जो घनाभाकार एपिथेलियम है, ये क्या करती है, जो वक्र नली यानी कि जो किडनी की जो नलिकाएं होती है, वक्र नली और जो लार ग्रंथि की जो नली का जो अस्तर है, उसका क्या करती है, निर्माण करती है। क्या, कौन सी, जो घनाभाकार जो एपिथेलियम ऊतक है, वो क्या करते हैं, वक्रीय नली और लार ग्रंथि के जो नली है उसके अस्तर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये किसके बारे में था, घनाभाकार एपिथेलियम के बारे में। अब आता है आपके स्तंभाकार या पंचाम्बी जिसे कहते हैं। अब कौन सा आएगा आपके, अब हम पढ़ेंगे स्तंभाकार या जिसे क्या कहते हैं, पंचाम्बी
एपिथेलियम ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो स्तंभाकार जो एपिथेलियम ऊतक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यह कहाँ पाए जाएंगे, यह क्या निर्माण करते हैं, जो अवशोषण का जो कार्य होता है, यानी कि कहाँ जो हमारी आंतें होती है, अवशोषण का कार्य कहाँ होता है हमारे शरीर में, आंतों में होता है। तो जहाँ पर अवशोषण का जो कार्य होता है, कहाँ पर, जहाँ पर अवशोषण का जो कार्य होगा वहीं पे जो इनका क्या होगा, जो ये वहीं पे पाई जाएंगी। स्तंभाकार जो एपिथेलियम ऊतक है ये कहाँ पाई जाएंगी, यह यानी कि जहाँ यह है, जहाँ अवशोषण, यह है जहाँ अवशोषण और स्राव होगा, स्राव होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, हम एग्जाम्पल में लिख सकते हो, आंत होती है हमारी, यानी कि जो आंत के जो भीतरी, आंत के जो भीतरी जो अस्तर होता है वो उसके, और जो आपके श्वास नली होती है, श्वास नली होती है, श्वास नली में ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके आंत के जो भीतरी अस्तर होता है उसका निर्माण करते हैं। और जो श्वास नली होता है, श्वास नली के अंदर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन से, जो स्तंभाकार ऊतक होते हैं। हमने स्तंभाकार ऊतक को क्या कहते हैं, पंचआंबी कहते हैं। कौन से कहते हैं, इनको ही पंचआंबी स्तंभाकार ऊतक कहते हैं। अब हम जानेंगे किसके बारे में, अब हम जो लास्ट है आपका कौन सा, स्तरित सल्की एपिथेलियम। अब कौन सा आएगा आपके लास्ट वाला, अब है आपका स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक। ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो सल्की जो एपिथेलियम है, जो सल्की जो एपिथेलियम है ये क्या कर लेती है, कई परत बना लेती हैं। जो सल्की एपिथेलियम होंगी ये क्या करेंगे, कई जो परत बना लेंगे, यानी कि एक तरह का पैटर्न बना लेंगे। तो उनको ही क्या कहेंगे, उनको ही स्तरित सल्की एपिथेलियम ऊतक कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम कि जो सल्की एपिथेलियम है, सल्की एपिथेलियम, सल्की जो एपिथेलियम कई परतों के पैटर्न में क्या हो जाती है, व्यवस्थित होते या होती है। इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं, एपिथेलियम कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो सल्की एपिथेलियम है, यानी कि जो सल्की एपिथेलियम है यही क्या करती है, परतों के रूप में क्या एक पैटर्न तैयार करती है। यानी कि परतों के रूप में, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, ये क्या करती है, ये जो सल्की एपिथेलियम है वो परतों के रूप में एक पैटर्न बना देती है। और उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एपिथेलियम जो ऊतक है, यानी कि जो जंतु जो ऊतक है उनमें सबसे पहला जो एपिथेलियम ऊतक है उसके प्रकार, यानी कि एपिथेलियम ऊतक क्या करता है, ये जो हमारे बाह्य रक्षा प्रदान करता है और हमारे त्वचा का क्या मतलब, त्वचा में पाया जाता है, अधिक त्वचा में पाया जाता है, आंतरिक अंगों में पाया जाता है एपिथेलियम ऊतक। तो इनके प्रकार थे, तो इनमें एक तो आता है सल्की एपिथेलियम, और इसमें एक तो सरल सल्की एपिथेलियम हो गया जो कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है, रक्त नलिकाएं, जो हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है उनमें, और कुफिकाएं यानी कि जो रक्त नलिका अस्तर या कुफिकाएं जहाँ पर होती है वहाँ पर ये होता है। और वहाँ
चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं इन्हें कहते हैं। और जो चपटी एपिथेलियम ऊतकों जो ऊतक हैं उनको ही क्या कहते हैं, सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। उसके बाद में आता है आपके सल्की एपिथेलियम। ये कहाँ पाया जाता है, जो आहारनाल है आपका पूरा आहारनाल और मुंह का जो अस्तर होता है वहाँ पर, और त्वचा में भी ये पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, आहारनाल और मुंह का जो अस्तर है उसमें, और त्वचा में भी पाया जाता है। उसके बाद में आता है आपके घनाभाकार एपिथेलियम। ये जो किडनी होती है उसके, और जो लार ग्रंथि होती है उसके स्तर में ये पाया जाता है। स्तंभाकार जो है एपिथेलियम ऊतक, ये जहाँ पर अवशोषण का कार्य होता है, यानी कि हमारी जो आंतें हैं, और दूसरा कहाँ पर, जो जहाँ पर अवशोषण का कार्य होता है और स्राव का कार्य होता है, स्राव का, वहाँ पर ये पाया जाता है। जैसे आंत के स्तर में, जो आंत का जो भीतरी जो स्तर है उसमें, श्वास नली में, जो हमारी श्वास नलिका होती है उसके अंदर। और लास्ट है स्तरित सल्की एपिथेलियम। जो स्तरित सल्की एपिथेलियम है, इसमें क्या है, जो सल्की जो एपिथेलियम है वही क्या करते हैं, एक के ऊपर एक लेयर का, यानी कि एक के ऊपर एक लेयर पैटर्न बना लेते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। तो ये आपका जो पादप जो जंतु जो ऊतक हैं उनका जो पहला जो है कौन सा, एपिथेलियम ऊतक, उनके बारे में ये कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतकों के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संयोजी ऊतकों के बारे में। हमने पहला कौन सा पढ़ लिया, एपिथेलियम ऊतक। और एपिथेलियम ऊतकों के चार प्रकार कौन कौन से, एक तो सल्की एपिथेलियम, उसके बाद में घनाभाकार एपिथेलियम, उसके बाद में स्तंभाकार एपिथेलियम, और स्तरित सल्की एपिथेलियम। अब हम पढ़ेंगे जो संयोजी ऊतक है उनके बारे में। संयोजी ऊतक में क्या आएंगे, जैसे हमारी जो अस्थियाँ होती हैं वो आती हैं, उपास्थियाँ आती हैं, हमारा जो ब्लड है वो भी संयोजी ऊतक है। उसको कौन सा कहते हैं, क्या नाम है, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। तो अब पढ़ेंगे हम संयोजी ऊतकों के बारे में। किसके बारे में, संयोजी ऊतकों के बारे में। तो जो संयोजी ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक में लिखेंगे कि जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं, संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, कम जुड़ी होती है। यानी कि जो संयोजी ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है वो आपस में कैसी होती है, कम जुड़ी होती है। और अंतर कोशिकीय अधात्री, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, जिसे क्या कहते हैं, अधात्री को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। में क्या होती है, धसी रहती है, में धसी होती है। कौन, जो आपके संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं वो क्या होती है, वो अंतर कोशीय अधात्री, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, में क्या होती है, धसी होती है। और यह अधात्री जेली की तरह तरल, सघन और कठोर हो सकती है। यानी कि यह तरल रूप में पाया जा सकता है, सघन रूप में भी पाया जा सकता है, और कठोर रूप में भी
पाया जा सकता है। यानी कि ये जैसे तरल में कौन सा पाया जाएगा, ब्लड पाया जाएगा, कठोर में अस्थियां पाई जाएंगी, कठोर में क्या पाई जाएंगी, अस्थियां पाई जाएंगी। अब ये जो संयोजी ऊतक होते हैं इनके भी प्रकार हैं। जैसे संयोजी जो ऊतक है उसमें जो पहला आता है वो आता है एरिओलर ऊतक। पहला कौन सा आता है, एरिओलर ऊतक। उसके बाद में आता है वसा में ऊतक, जिसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, एडिपोज। दूसरा नाम क्या है, एडिपोज ऊतक। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो सहंत अस्थि ऊतक, यानी कि इसे कह सकते हैं हम अस्थि ऊतकों के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में काचाभ स्नायु ऊतक। उसके बाद में काचाभ स्नायु ऊतकों के बारे में। उसके बाद में और आएंगे जो रक्त है, जो यानी कि विभिन्न रक्त कोशिकाएं, ये किसके अंदर आती हैं, यह संयोजी ऊतकों के अंदर आती है। संयोजी ऊतक होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है वो आपस में कैसे होते हैं, कम जुड़ी हुई होती है। ये क्या होता है, इसमें कम जुड़ी हुई होती है। इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे हमारी अस्थि आ गई, संयोजी ऊतक में क्या आएगा, हमारी अस्थि, जिन्हें क्या कहते हैं, हड्डियां कहते हैं। और उपास्थि हमारी इसी के अंदर आएंगी। जो ब्लड होता है हमारा, जो तरल संयोजी जिसे कहते हैं ऊतक है, यानी कि ब्लड क्या है, ब्लड भी एक तरल संयोजी ऊतक है। तो ये सरल जो आपके कौन से संयोजी ऊतकों के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम ब्लड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, ब्लड के बारे में। जो रक्त है, रक्त यानी कि ब्लड, रक्त एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का कैसा है, संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उसके बाद में जो रक्त होता है, रक्त के जो तरल अधात्री जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं, भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, WBC, RBC। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में WBC, जिसे क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं। उसके बाद में प्लेटलेट्स यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स, यानी कि ये क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स और उत्सर्जी जो पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में क्या करते हैं, संवहन करते हैं। क्या करते हैं, ये संवहन करते हैं।
करते हैं। यानी कि जो ब्लड है, ब्लड क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। सबसे पहली बात तो जो ब्लड है ये क्या है कि तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में जो ब्लड है ये, इसमें क्या होता है, तरल अधात्री भाग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, WBC, जिसे हम वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। उसके बाद में RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और उसके बाद में जो तीसरा पाया जाता है वो है प्लेटलेट्स। उसके तीसरा क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। और प्रोटीन, नमक, हार्मोन्स और जो भी उत्सर्जी जो पदार्थ है, इन सब का क्या करता है, ब्लड संवहन करता है। एक भाग से दूसरे भाग में क्या करता है, संवहन करता है, यानी कि ले जाने का कार्य करता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड जो ये पदार्थ यानी कि कौन कौन से हार्मोन्स वगैरह हुए, कौन कौन से हार्मोन्स, उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं यानी कि जिनका उत्सर्जन किया जाता है, और प्रोटीन, नमक, इन सब को क्या करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ब्लड करता है। कौन करता है इस कार्य को, ब्लड करता है। ब्लड जो गैसेज वगैरह होते हैं उनको भी एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य करता है। तो ये किसके कार्य थे, ब्लड के कार्य। तो ये तो पढ़े हमने ब्लड के बारे में। ये किसके बारे में पढ़े हमने, ब्लड के बारे में। अब हम जानेंगे जो संयोजी ऊतकों में आगे, जैसे उपास्थि वगैरह और इन सब के बारे में हम जानेंगे। हमने ब्लड में जाना, जो ब्लड है ये कैसा है, एक संयोजी ऊतक है। ये कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। और इसमें एक तरल अधात्री भाग पाया जाता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, WBC होता है, RBC होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ये तीनों चीज किस में पाई जाती है, ये सब ब्लड में पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा में पाई जाती है। और जो ब्लड क्या करता है, प्रोटीन, हार्मोन्स, उत्सर्जी जो पदार्थ है, इन सब को एक भाग से दूसरे भाग में संवहन का कार्य करता है, यानी कि एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये आपके ब्लड करता है। उसके बाद में देखते हैं आगे। उसके बाद में देखते हैं आगे, जो अस्थि है आपकी, यानी कि जो हड्डियां हैं, अस्थि हैं। अस्थि कैसी है, अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। एक उदाहरण है, यानी कि उदाहरण है। यानी कि जो अस्थियां हैं वो क्या हैं, वो एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। और जो ये अस्थियां जो होती हैं ये किसकी बनी होती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है, जो अस्थियां होती हैं ये होती है जो किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। अस्थियां जिन्हें कहते हैं हड्डियम, जिन्हें क्या कहते हैं, हड्डी। जो ये हड्डियां होती हैं, यानी कि इन्हें क्या, अस्थि कह दो, हड्डी कह दो, ये क्या होती है, ये पहले तो एक संयोजी ऊतक है। पहले तो ये क्या है, एक संयोजी ऊतकों से निर्माण इनका होता है। दूसरी बात, ये किससे बनती है, ये कैल्शियम और फास्फोरस, किससे, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर क्या होती है, तैयार होती है। यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस से ये क्या होती है, बनी होती है। उसके बाद में आप क्या आता है, जो इनमें स्नायु तंतु, इसमें क्या आता है कि स्नायु तंतु आता है। और एक आता है कंडरा, यानी कि जिसे टंडन कहते हैं। एक क्या आता है, स्नायु तंतु। एक तो होता है आपके स्नायु तंतु, जिसे तो क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और एक होता है आपके कंडरा। एक क्या होता है, कंडरा, जिसे क्या कहा जाता है, टेंडन, TEN
जिसे क्या कहा जाता है, टेंडन। अब जो आपके स्नायु तंतु होता है ये तो कहाँ पाया जाता है, ये जो स्नायु तंतु या जिसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, ये तो पाया जाता है जो अस्थियां यानी कि हड्डियों, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। और जो आपके कंडरा या टेंडन कहते हैं यह क्या करता है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। यानी कि देखो क्या होता है, जो अस्थियों को अस्थियों से जो जोड़ता है वो तो क्या कहलाता है आपके, वो तो कहलाता है स्नायु तंतु, जिसे लिगामेंट कहते हैं। यानी कि जैसे देखो ये एक हड्डी है, ये क्या है, एक हड्डी, यहाँ पे भी एक हड्डी है, यानी कि इन दोनों हड्डियों को जो जोड़ने का जो यहाँ जो कार्य करता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिगामेंट, यानी कि स्नायु तंतु। जैसे इसको तो क्या कहेंगे, स्नायु तंतु कहेंगे। जैसे कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं ना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा, आज से ऐसा नहीं कहना, ऐसा कहना तेरा लिगामेंट तोड़ दूंगा। तो जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट करता है। यानी कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जोड़ के जो रखता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जो जोड़ के जो रखता है वो क्या करता है, वो रखता है स्नायु तंतु, जिसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। यानी कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़कर जो रखता है उसे कहते हैं लिगामेंट, उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और कैंड्रा या टंडन किसे कहते हैं, जो आपकी हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ के रखता है, यानी कि जो हड्डियां और मांसपेशियों को जोड़ के रखता है उसे कहते हैं टेंडन या कंडरा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेंडन या कंडरा कहते हैं। दो चीजें हैं, ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, स्नायु तंतु क्या किसे कहते हैं, या स्नायु तंतु कहाँ पाया जाता है, जिसे लिगामेंट कहते हैं, कंडरा कहाँ पाया जाता है, किसे कहते हैं, या यह क्या कार्य करता है। तो जो आपका स्नायु तंतु होता है ये तो क्या करता है, ये तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है, ये क्या करता है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। जैसे आपकी ये हाथ की दो हड्डियां, यहाँ पे भी आप, यहाँ आपके दो हड्डियां, यहाँ एक हड्डी है, तो जैसे इन हड्डियों को इन हड्डी से जोड़ने का जो कार्य जो कर रहा है वो कौन करता है आपके, वो लिगामेंट कर रहा है। यानी कि एक हड्डी, जैसे ये वाली हड्डी हो गई, आपके पैर की जो हड्डियां होती है, नीचे जो पैर की जो हड्डियां जो जुड़ी हुई है एक दूसरे से, जो हड्डियों से जो जुड़ी हुई है उनको जोड़ के कौन रख रहा है, उनको स्नायु तंतु या लिगामेंट क्या कर रहा है, उनको जोड़ के रख रखा है, उसने क्या कर रखा है, उनको जोड़ के रख रखा है। यानी कि उनको जोड़ने का जो कार्य जो करता है वो कौन करता है, लिगामेंट करता है। और जो कंडरा, जिसे टंडन या कंडरा कहते हैं, ये क्या करता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, यह क्या करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ के रखता है। यानी कि हड्डी से मांसपेशी को जोड़ के कौन रखता है, टेंडन या कंडरा रखता है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसमें, जो आपके अस्थि जो है आपके, उसमें अस्थि संयोजी ऊतक है। जो अस्थियां होती है क्या करती है, हमारे शरीर को बनाए रखती है, यानी कि हमारे शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। सबसे पहले तो हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखती है, हमारे शरीर को एक मजबूती प्रदान करती है। कौन, अस्थियां होती है, कैल्शियम फास्फेट से ये बनी होती है। और इसमें स्नायु तंतु और जो कंडरा, दो चीजें होती है उनके बारे में, यानी कि जो लिगामेंट और टेंडन, एक तो क्या होता है जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ के रखता है, जिसे क्या कहते हैं, लिगामेंट या स्नायु तंतु कहते हैं। दूसरा आपके जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ के रखता है उसे टेंडन या कंडरा कहते हैं। ये है आपके अस्थियों के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे उपास्थि के बारे में। उसके बाद में उपास्थि, उसके बाद में उपास्थि। उपास्थि में देखो, उपास्थि भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है।
और यह क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, और इसकी ठोस आधात्री क्या है, प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। किससे? प्रोटीन और शर्करा, प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है, और यह है अस्थियों और यह अस्थियों के जोड़ों को क्या करता है, चिकना बनाती है। अब उपास्थि में क्या क्या आते हैं, उपास्थि में आ जाएंगे, उपास्थि में क्या आ जाएंगे, जैसे हमारी नाक, कान, क्या क्या आ जाएंगे, जैसे नाक, कान, हमारे कंठ, ये जो कंठ है ये कंठ, जिसे कंठ, और क्या आता है, श्वास नली, और क्या आ जाता है, श्वास नली, ये सब क्या है, ये सब में क्या पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। यानी कि उपास्थि क्या होती है, देखो एक तो होती है अस्थि, एक होती है उपास्थि। अस्थि किसे कहते हैं, अस्थि तो वो होती है जो मुड़ नहीं सकती, कठोर होती है। अस्थियां कैसी होती है, कठोर होती है, और ये मुड़ नहीं सकती। अब जैसे मान लो ये आपकी हाथ की हड्डी है, यानी कि अस्थि है, तो क्या आप इसको, अब देखो यहाँ तो इसका क्या है, जॉइंट है, यहाँ तो इसको हड्डी को हड्डी से जोड़ के रख रखा है, तो यहाँ एक हड्डी है, यहाँ एक हड्डी है, बीच में क्या है, बीच में आपका जो मैंने अभी बताया था लिगामेंट, जो इनको जोड़ के रख रखा है। इस वजह से ये इधर की तरफ घूम रही, ये इधर की तरफ नहीं घूम सकती, क्योंकि इसमें इसी प्रकार अगर इधर घूमेगी तो टूट जाएगी। अब जैसे देखो यहाँ से और यहाँ तक ये हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक हड्डी, क्या मैं इसको यहाँ से ऐसे ऐसे घुमा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कठोर है। अगर इसको मैंने घुमाने की कोशिश की, ज़्यादा इस पर प्रेशर, यानी कि मैंने इस पर फोर्स, बल लगाया, तो ये हड्डी बीच में से टूट जाएगी, यानी कि क्रैक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो हड्डियों की खासियत क्या है, हड्डियाँ कठोर होती हैं, और कैल्शियम फास्फेट, जो फास्फोरस की क्या होती है, बनी होती है हड्डियाँ तो। लेकिन जो उपास्थि होती हैं ये क्या होती है, कठोर नहीं होती। ये क्या नहीं होती, ये कठोर नहीं होती, ये नरम होती है थोड़ी। ये कैसे होती है, नरम होती है। अब जैसे जैसे ये कान में क्या है, उपास्थि है। ये जो कान है इसमें उपास्थि है, हड्डी नहीं है। अब इसीलिए तो अपन देखो इस कान को ऐसे दबा लेंगे, ऐसे 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 करते हैं ना मूवियों में, तो कान की ये कैसी है, ये है उपास्थि। आपकी जो नाक है, नोज, इसको भी क्या आप इधर उधर घुमा लेते हो, हाँ, मुड़ जाती है, तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। जबकि यहाँ पर हड्डी पाई जाती है, यहाँ पर हड्डी पाई जाती है, लेकिन आगे क्या पाई जाती है, उपास्थि पाई जाती है। उसके बाद में जो आपका एक कंठ है, जो जिसे स्वरयंत्र, यानी कि स्वरयंत्र कहते हैं, जो कंठ है आपका, इसमें भी उपास्थि होती है, इसमें की भी क्या होती है, उपास्थि होती है। और जो आपके श्वास नलिका है, उसमें भी उपास्थि होती है। यानी कि ये क्या हो सकता है, इनका ये मुड़ सकती है, इनको घुमाया जा सकता है। अब जैसे कान की देखो ऐसे घुमा दिया, वापस वहीं चली गई, टूटी नहीं ना, तो ये टूटी नहीं है। यानी कि इनको क्या कर सकता है, मोड़ा जा सकता है, इनको घुमाया जा सकता है। इनमें क्या होती है, इनमें मतलब इनमें तन्यता नहीं होती एक तरह की, यानी कि जैसे हड्डी वगैरह होती है, ये तो क्या होती है, कठोर होती है। इनको आपने थोड़ा सा भी मोड़ने की कोशिश करी तो टूट जाएंगी, लेकिन जिनको आप कितना भी मोड़ोगे तो ये टूटेगी नहीं, तो ये होती है उपास्थियाँ और हड्डियों के बारे में। तो जो उपास्थि होती है वो कहाँ कहाँ होती है, नाक में, कंठ में, श्वास नली में, कान में, इन सब में क्या पाए जाते हैं, उपास्थि पाई जाती है, यानी कि उपास्थि पाई जाती है। यह एक प्रकार का, यह भी क्या है, एक संयोजी ऊतक है। जो उपास्थि होती है वो कैसा है, ऊतक है, संयोजी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो ठोस अधात्री, यानी कि ये किस किस से बनता होता है, प्रोटीन और शर्करा से। किस किस से, प्रोटीन और शर्करा से। जबकि जो हड्डियां होती है वो किससे बनती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये हो गया आपके अस्थियों के बारे में, यानी कि जो संयोजी ऊतक है उनमें अस्थि और उपास्थि के बारे में
हमने पढ़ा। अब हम जानेंगे जो आपके एरियोलर, कौन सा एरियोलर जो ऊतक है उसके बारे में, फिर उसके बाद में वसा में ऊतक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? एरियोल। जो मैंने ये कौन से ऊतक पढ़ रहे हैं? ये हम जो संयोजी ऊतकों के प्रकार पढ़ रहे हैं। किसके? संयोजी जो ऊतक है उसमें, जिसमें मैंने बताया था कि जो ब्लड यानी कि ब्लड के बारे में बताया, उसके बाद में अस्थिया, उपास्थिया, इन सब के बारे में। तो ये क्या है? एक संयोजी ऊतक के बारे में हम जान रहे हैं। तो अब संयोजी ऊतक का जो अगला पॉइंट है वो है एरियोलर संयोजी ऊतक आता है। एरियोलर संयोजी ऊतक। अभी हम संयोजी ऊतकों के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो संयोजी ऊतक है उन्हीं के हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार के। हमने पहले ब्लड के बारे में जाना, उसके बाद में हमने अस्थि के बारे में जाना, उपास्थि के बारे में जाना। अब आता है आपका एरियोलर संयोजी ऊतक। जो एरियोलर संयोजी ऊतक है वो त्वचा और मांसपेशियों के जो बीच, मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा, क्या जो अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कहाँ का पाया जाता है? त्वचा में, मांसपेशियों के बीच जो रक्त नलिकाएं होती है उनके चारों ओर पाया जाता है, नसों के चारों ओर पाया जाता है, और जो अस्थि मज्जा होता है उसमें पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये जो अंग होते हैं अपने, वो जो अंगों के जो भीतर जो खाली जगह होती है उसको क्या करते हैं? भरते हैं। तो अंगों के भीतर खाली जगह को क्या करते हैं? भरते हैं। खाली जगह को भरता है कौन? जो एरियोलर जो संयोजी ऊतक है वो क्या करता है? अंगों के जो भीतर जो खाली जगह होती है उसको क्या करता है? भरता है। तथा आंतरिक अंगों को क्या करता है? आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। और उसके बाद में क्या करता है? तथा ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ऊतकों की मरम्मत में क्या करता है? सहायता करता है। यानी कि जो ऊतक होते हैं उनकी क्या करते हैं? जो मरम्मत होती है उसमें क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। कौन? जो एरियोलर ऊतक है वो। और अंगों को, जो आंतरिक अंग है उनको सहारा देने का कार्य भी कौन करता है? जो एरियोलर संयोजी ऊतक है वो। ये था एरियोलर संयोजी ऊतक के बारे में। यानी कि ये त्वचा में, मांसपेशियों के भीतर, मांसपेशियों के जो बीच में जो रक्त नलिकाएं होती है, यानी कि जो नसों में, और जो चारों ओर नसों के, और अस्थि मज्जा में। उसके बाद में कहाँ? अस्थि मज्जा में। तो ये पाया जाता है। ये तो है जो कहाँ पाया जाता है। और ये करता क्या है? ये जो खाली जगह होती है, जो आंतरिक भाग है हमारे, जो आंतरिक अंग है उनमें जो खाली जगह है उनको भरता है। पहले तो आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। और जो ऊतक है उनकी जो मरम्मत का कार्य करने में, यानी कि मरम्मत में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ये कौन सा? एरियोलर संयोजी ऊतक। उसके बाद में आता है वसा में ऊतक। उसके बाद में क्या आता है? वसा में ऊतक। वसा में जो ऊतक है ये क्या करते हैं? वसा का संग्रह करते हैं। ये क्या करते हैं? वसा का संग्रह करते हैं। ये इसमें लिखेंगे हम, यह वसा का क्या करते हैं? संग्रह। यह वसा का संग्रह करते हैं। और त्वचा के नीचे आंतरिक
आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यानी कि ये क्या करता है, वसा का संग्रह करता है तथा त्वचा के जो नीचे जो आंतरिक अंग है उनके बीच में यह क्या होता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। और एक और काम है, यह जो इसका कार्य क्या है, यह जो ऊष्मीय, यह ऊष्मीय कुचालक, ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। यानी कि यह क्या करता है, जो ऊष्मीय कुचालक है, यानी कि क्या होता है, जो वसा होती है, वसा फैट जिसे क्या कहते हैं, वसा या फैट जो होती है, आपको पता है कहाँ से प्राप्त होती है, ये चिकने पदार्थों से प्राप्त होती है। कहाँ से, चिकने पदार्थ, जैसे क्या, जैसे घी, तेल, मक्खन, जो भी आपको जो तेलीय पदार्थ दिखते हैं, यानी कि जो चिकने पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है, वसा पाई जाती है, उनमें क्या होती है, वसा पाई जाती है। अब जैसे देखा होगा आपने, काफ़ी हेल्दी लोग होते हैं, कोई तो बहुत पतला होता है और कोई बहुत हेल्दी होता है। तो आप जो पतला व्यक्ति होता है उसकी आप स्किन को जैसे ऐसे देखना, तो उसकी जो स्किन होती है वो जो भारी जो ये स्किन होती है कुछ पतली सी होती है, हल्की सी। और जो कोई हेल्दी होता है उसके आप स्किन को देखना, वो बहुत ऐसे लगती है बहुत मोटी है। तो उसमें क्या होता है, जो वसा में जो ऊतक होते हैं, ये जो वसा में ऊतक होते हैं ये क्या कर लेते हैं, वसा को क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि वसा की क्या कर लेते हैं, लेयर बना देते हैं, वसा की क्या कर देते हैं, लेयर बना देते हैं। और हमारे जैसे मान लो उनकी जो स्किन और उसकी जो चमड़ी होती है वो बहुत है मोटी हो जाती है। और जैसे मान लो क्या होता है, जो शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना, हमारे जो स्किन होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनसे क्या होते हैं, जो मतलब वाष्प, मतलब जो अंदर की हीट है वो बाहर आती रहती है हल्की फुल्की। क्या होते हैं, इनसे हीट है, जैसे पसीने आपके आते हैं, गर्मियों में पसीने आते हैं, तो इनसे, तो जैसे अगर आपके जैसे किसी के भी लगा लो, कोई हेल्दी है, मोटा है ज़्यादा, तो उसके अंदर क्या होगा, जो वसा है उसकी क्या होगी, लेयर बन जाएगी। कौन बना देंगे, वसा में। ये लेयर जब बन जाएगी तो क्या होगी, जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं आ पाएगी। क्या होगी, अंदर की हीट है बाहर नहीं आ पाएगी। यानी कि ये क्या करते हैं, वसा का क्या है, कुचालक का कार्य भी करते हैं। यानी कि ऊष्मीय कुचालक का कार्य करते हैं। त्वचा के नीचे जो आंतरिक भाग है, त्वचा के नीचे क्या है, आंतरिक भागों में ये पाया जाता है। और जो वसा का क्या करते हैं, ये संग्रह करते हैं, यानी कि वसा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जो हेल्दी लोग होते हैं उनमें जो वसा को जो इकट्ठा करने का सबसे ज़्यादा यही इन्हीं की भूमिका होती है। यानी उनके जो फैट जो जमा हो जाती है, उस फैट को जमा होने का जो कारण है उनको कौन करते हैं, जो वसा में ऊतक होते हैं वो उनको क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो ये थे आपके जो संयोजी जो ऊतकों के बारे में। ये किसके बारे में था, संयोजी ऊतकों के बारे में। हमने संयोजी ऊतकों के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे जो संयोजी ऊतकों के बाद में पेशीय ऊतकों के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेशीय ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जो पेशीय ऊतक है उसके बारे में हम जानेंगे। हमने संयोजी ऊतक जान लिए, एपिथेलियम ऊतक जान लिए, एपिथेलियम के प्रकार जान लिए, संयोजी ऊतकों के प्रकार जान लिए। अब हम जानेंगे जो पेशीय ऊतकों के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, पेशीय का मतलब जो मांसपेशियां वगैरह जो उनसे बनते। तो पेशीय ऊतकों में हम लिखेंगे, पेशीय जो ऊतक हैं, पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। जो पेशीय है, जो पेशीय ऊतक है, कैसे, लंबी कोशिकाओं से क्या होता है, बना होता है। और यह हमारे शरीर में क्या करता है, गति प्रदान, यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। गति के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कौन, जो पेशीय ऊतक है वो। ये क्या है, हमारे गति के लिए हमारे शरीर में क्या है, उत्तरदायी है। और
पेशियों में एक विशेष प्रकार की, पेशियों में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सिकुड़ने वाली प्रोटीन, जिसे क्या कहते हैं, सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो ये है आपके, देखो पेशीय ऊतकों के बारे में कुछ बातें। पेशीय जो ऊतक होते हैं वो लंबी कोशिकाओं के तो बने होते हैं, पहली बात तो कैसे, कौन सी कैसी होती है, जो उनकी जो लंबी कोशिकाओं के क्या होते हैं, बने होते हैं। दूसरा, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, गति के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ये क्या है, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। पेशीय ऊतकों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसे सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहते हैं। अब जैसे मान लो गति के लिए किस प्रकार उत्तरदायी, जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे मेरे ये हाथों को मैं हिला रहा हूँ, मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, तो जो ये काम करने में जो मदद कर रही है, ये कौन कर रही है, ये पेशीय जो ऊतकों से जो पेशियाँ बनी हुई है, जो पेशीय ऊतकों से जो हमारी मांसपेशियाँ बनी हुई है, वो हमारे लिए इस काम को करने में सहायता कर रही है। जैसे ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर क्या कुछ पेशियाँ हैं, इस हाथ के ऊपर क्या, देखो अंदर हड्डियां हैं, हड्डियों के पास में क्या है, पेशियां हैं, उनके ऊपर क्या है, मांसपेशियां, जिन्हें क्या कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं। और जो मांसपेशियां होती हैं वो किससे बनती है, पेशीय ऊतकों से बनती है। अब ये जो मांसपेशियां होती हैं ये अपने इस प्रकार, जैसे हाथ पे हो गई, उसके बाद पैर पे हो गई, कहाँ पे हो गई, पैर वाली हो गई, तो इस प्रकार से। अब जैसे ये जो दो तरह के बनाते हैं, जो पेशीय ऊतक हैं, ये दो तरह की जो आपकी पेशी बनाते हैं, एक तो ऐच्छिक पेशी, एक तो ऐच्छिक और एक अनैच्छिक, जिसे एक तो कहते हैं रेखीय पेशी, जिसे रेखीय पेशी कहते हैं, और एक चिकनी पेशी कहते हैं। यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दो तरह की। अब देखो जैसे एक तो होती है ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। अब ये किस प्रकार से, और बनाता कौन है ना, पेशीय जो ऊतक बनाता है वो। अब ऐच्छिक पेशी क्या होती है कि जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य हो। जैसे मैंने सोचा मेरे को दौड़ना है, तो मैं दौड़ूंगा, तो मैंने सोचा, तो मैं किससे, पैरों से और हाथों से दौड़ पाऊंगा, तो कौन, ये पेशियाँ इसमें मदद करेगी। जैसे मेरे को कुछ वेट, मैं जिम में गया, मैं कहाँ गया, जिम में गया, मेरे को कुछ वेट उठाना है, तो मैंने किसको कहा, मैंने हाथों से कहा, अब भाई वेट उठाओ। मैंने हाथों को क्या किया, ब्रेन से क्या किया, मैसेज भेजा कि ये हाथों से क्या आपको ये उठाने हैं। तो इनमें मेरी इच्छा हुई। अब जैसे आपका झगड़ा हो गया, तो आपका झगड़ा हुआ किसी सामने वाले से, आपका मन किया, आपकी इच्छा हुई, सामने वाले को पीट दिया। क्या हुआ, आपने सामने वाले को पीट दिया मान लो। तो जैसे मान लो अगर सामने वाले को पीट दिया, तो आपकी जो इच्छा है, दिमाग में क्या हुआ, एक इच्छा हुई, आपके मन किया, तो आपके मन जैसे ही किया, तो ये हाथ आपके कंट्रोल में है, यानी कि ये आपकी इच्छाओं के कंट्रोल में, आप जो सोचोगे वो आप कराना चाहोगे, वो ये हाथ करेगा। तो ये कैसे, आपकी इच्छा के अनुसार करेगा। ये तो हो गए ऐच्छिक पेशियाँ, जैसे चला, दौड़ा, कुछ भी काम किया, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी काम किया हाथों से, पैरों से, तो वो तो हो गई ऐच्छिक पेशियाँ। अब एक होती है अनैच्छिक पेशियाँ। एक कौन सी होती है, अनैच्छिक पेशियाँ। जैसे उनमें क्या होता है, उनमें आपका कंट्रोल ही नहीं है, यानी कि आप उनको कंट्रोल कर नहीं सकते, उन्हें कहते हैं अनैच्छिक पेशियाँ। उन्हें क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं। जैसे मान लो आपकी हृदय की पेशी, क्या आप आपके हृदय को रोक सकते हो? चलो कुछ नहीं, आपका मन किया, चलो यार बहुत देर हो गई, हृदय को रोक लेते हैं, थोड़ा सा शांति दे लेते हैं, ये भी बेचारा दिन भर धड़कता रहता है, दिन भर पंपिंग करता है, ब्लड को पहुंचाता है, आज ऐसा करता है, आज हम इसको एक दिन के लिए रेस्ट दे देते हैं। अगर ऐसा आपने किया तो आप भी रेस्ट हो जाओगे, यानी कि ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, जो आपकी हृदय है ये लयबंद क्या होता है, संकुचित होता रहता है, यानी कि संकुचित और प्रसारित होता है। ये क्या होता है, लयबंद, संकुचित और प्रसारित होता है। कौन, आपका हृदय। और ये जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक आप जियोगे तब तक ये इसी प्रकार से संकुचित होता रहेगा, प्रसारित होता रहेगा, और क्या करेगा, ये ब्लड को पंपिंग करता रहेगा।
तो ये जब से आप जन्म लोगे, जब से आप क्या होगा, जब से आपका विकास होगा, तब से लेकर और जब तक आप मरोगे तब तक ये क्या है, धड़कता रहेगा। अगर आप इसको रोक ही नहीं सकते और रोकोगे तो ये रुकेगा कब, तब आप रुक जाओगे। लाइफ यानी कि आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तभी ये रुकेगा। तो ये क्या हमारे कंट्रोल में नहीं। अगर इनको हम कंट्रोल में कर भी नहीं सकते, और उदाहरण के लिए जैसे हमारी आंखों की पलकें, आंखों की पलकें जो होती हैं, ये आप देखना, आप देखो, आप किसी की तरफ कितनी देर देख सकते हो। आपको कोई अच्छी चीज़ दिख रही है तो आप कितनी देर देख सकते हो, 1 मिनट, आधा मिनट, कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, इतना ही देख पाओगे। उसके बाद में आपको जैसे ये पलकें ऐसे मैं देख रहा हूँ, तो आखिरकार आपको ये पलकें झपकानी ही पड़ेगी। तो ये जो पलकें हैं, ये जो झपक रही हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ, इतना है कि कुछ देर के लिए हम इनको रोक सकते हैं, कुछ समय के लिए हल्का सा, कुछ, जैसे मान ले मैं पलकों को 5 सेकंड में झपकाता हूँ, मैं पलकों को 5 सेकंड में झपका रहा हूँ, तो हो सकता है मैं 10 सेकंड के लिए रोक दूँ, 12 सेकंड, 15 सेकंड तक। वो कब, तब मैंने अपने दिमाग को शांत रखा, मैंने सिर्फ फोकस कहाँ रखा, अपने इसको रोकने के लिए। लेकिन झपकानी तो ये पड़ेगी ना, झपकानी तो ये पड़ेगी। तो इसलिए जो पलकों में भी कौन सी होती है, एनेक्सिक पेशियाँ। उसके बाद में जो आपकी मूत्रवाहिनी वगैरह होती है, इनमें भी आप जैसे मान लो यूरिन का त्याग आप रोक नहीं सकते। यूरिन को क्या आप रोक सकते हो, चलो आज मैं यूरिन नहीं करूंगा, तो उसको आप रोक ही नहीं सकते हो, उसको भी आप रोक नहीं सकते हो। तो उसमें भी यही होती है। तो इन सब में कैसी होती है, इन सब में एनेक्सिक पेशियाँ होती है। इन सब में क्या होती है, एनेक्सिक पेशियाँ होती है। कहने का तात्पर्य सबका एक है, जो आपकी इच्छाओं में यानी कि आपके कंट्रोल में है, ऐसी पेशियाँ जो आपके कंट्रोल में आपकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करें, वो ऐच्छिक पेशियाँ कहलाएंगी। और ऐसी पेशियाँ जो आपकी इच्छाओं के अंदर नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहेंगी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ऐच्छिक पेशियों में क्या आ जाएंगी, आपके पैर, आपके हाथ, ये आपके ऐच्छिक पेशियों में आ जाएंगी। अनैच्छिक पेशियों में आपकी आंखों की पलकें, जो मूत्र नलिकाएं, वो आपका हृदय हुआ, वो श्वसन नलिकाएं, जो आपके लंग्स है, फेफड़े हैं, वो यानी कि फेफड़े, आप ऐसा थोड़ी है चलो आपका मन नहीं किया मैं जो श्वास नहीं लूँगा, आपका मन नहीं किया, चलो आज तो मेरा मन नहीं है मैं श्वास नहीं लूँगा, तो जैसे ही आपका श्वास नहीं लोगे तो फिर आप ऊपर, तो ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो आप जो श्वसन की जो क्रिया करते हो, तो ये क्या आपके अनुसार होती है, नहीं, ये कैसी है, ये एक आपके ऐच्छिक में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया में, यानी कि जो श्वसन की प्रक्रिया, हृदय का धड़कना, ये सब कैसी है, अनैच्छिक क्रिया है। आपका मन किया चलो मैं आज श्वसन की क्रिया नहीं करता हूँ, आज मैं श्वसन की क्रिया नहीं करता हूँ, तो आप कहाँ जाओगे, सीधे, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी श्वसन की क्रिया करने की। तो ये कैसी हैं, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। हाँ, आपके इच्छा में क्या है, आप पढ़ सकते हो, जैसे आप पढ़ना है वो आपकी इच्छा में है, खेलना कूदना सब आपकी इच्छा में है। तो ये जो पेशियों में अगर देखा जाए तो ये कौन सी होगी, हाथ की पैर की, कौन सी होगी, हाथ की पैर की होगी। तो अब हम इनके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रेखीय पेशी, कौन सी, रेखीय पेशी, रेखीय पेशी। अब इस रेखीय पेशी को ही क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी, इसे ही क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती है, इसलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। रेखीय पेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो ये रेखीय रूप में होते हैं, यानी कि जैसे हाथ की पैर की यहाँ से यहाँ तक ये पेशियाँ हैं, तो ये रेखीय रूप में, इसलिए इसे रेखीय पेशी कहते हैं। पैर में क्या सीधे होती है लंबी, तो इसे रेखीय पेशी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंकाल के पास में, यानी कि कंकाल के पास में होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कंकाल पेशी भी कहते हैं। पहली बात तो। दूसरी बात, यह हमारे कंकाल पेशी भी कहा जाता है। इस
ऊतक, इस ऊतक की कोशिकाएं, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं, इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? लंबी होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है और कैसी होती है? शाखा रहित होती है। कैसी होती है? शाखा रहित होती है। कैसे होती है? लंबी होती है, बेलनाकार होती है और कैसी होती है? शाखा रहित होती है। कहाँ पाई जाती हैं ये हाथ में, पैर में पाई जाती है। देख लीजिए, इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके नाम देखो, रेखीय पेशी, ऐच्छिक पेशी, कंकाल पेशी। क्या क्या नाम हो गए? 3 नाम हो गए। पहला रेखीय पेशी, दूसरा ऐच्छिक पेशी, तीसरा कंकाल पेशी। 3 नाम हो गए इनके। तो आपको कोई सा भी नाम दे दे, कोई भी, सबका मतलब क्या है? एक ही है। जिसे कंकाल पेशी भी कहा जाता है। इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित होती है। कैसी होती है? बेलनाकार होती है, लंबी होती है और शाखा रहित होती है। शाखा रहित का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पेड़ है, क्या? कोई पेड़ है, तो उस पेड़ में से क्या होती है? शाखाएं फूटी रहती है, ऐसे शाखाएं निकली हुई होती है, तो इसमें शाखा रहित होती है। मतलब इसमें अगर कोई मांसपेशी सीधी जा रही है तो वो सीधी ही जाएगी, उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं ये इधर से भी एक इसमें कहीं निकल गई, एक इसमें से निकल गई, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक लंबी एक ही होती है, यानी कि इसमें शाखाएं नहीं बटी होती, यानी कि शाखाएं रहित होती है। कौन सी? जो आपके रेखीय पेशी होती है वो। उसके बाद में आता है आपके हृदय पेशी। उसके बाद में कौन सा आता है? नहीं, रेखीय पेशी हो गई यानी कि ऐच्छिक पेशी। उसके बाद में होती है आपके चिकनी पेशी। उसके बाद में कौन सी आएगी? चिकनी पेशी कह देंगे, चाहे उसे क्या सी कहेंगे? उन्हें अनैच्छिक पेशी कहेंगे, इन्हें अनैच्छिक पेशी। इसमें अनैच्छिक पेशी में मैंने बताया जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो अनैच्छिक पेशी है, जैसे पलकों का झपकना, हृदय का धड़कना, श्वसन की क्रिया का होना, ब्लड का पंपिंग होना, ब्लड का कोशिकाओं तक जाना, ऑक्सीजन जो मतलब गैसों का आदान प्रदान होता, सब हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी पेशियाँ क्या है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो कैसी होती है? अनैच्छिक या चिकनी पेशी कह सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे, चिकनी पेशी में हम लिखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आँख की पलकों में, आँख की पलकों में। एक तो आँख की पलकों में, आँख की पलकों में पाई जाती है। मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी में। उसके बाद फेफड़ों में, उसके बाद फेफड़ों में। उसके बाद श्वास नली में, श्वास नली में। कहाँ का हो गई? आँख की पलकों में हो गई और मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों में हो गई, श्वास नली में हो गई, आहार नाल। और उसके बाद में आहार नाल। जो आहार नाल होता है, आहार नाल में भोजन प्रवाह, भोजन प्रवाह। आहार नाल में क्या? जो भोजन प्रवाह। और रक्त नलिका, रक्त नलिका, रक्त नलिका प्रसार आदि में। देखो, आँख की पलकों में मैंने बताया था कि आँख की पलकों में कौन सी? अनैच्छिक पेशियाँ यानी कि चिकनी पेशियाँ पाई जाती हैं। मूत्रवाहिनी, जो मूत्रवाहिनी होती है उसमें कौन सी होती है? आपके रेखीय पेशी या चिकनी पेशी होती हैं। फेफड़ों में जो श्वास नली होती है उसमें, यानी कि जो आप श्वसन की क्रिया करते हो, तो क्या आपके कंट्रोल में? बिल्कुल नहीं, वो आपके कंट्रोल में नहीं। आप थोड़ी देर भी श्वास नहीं रख सकते। मान लियो कुछ सेकंड आपने रोक लिया, अगर ज़्यादा रोक लिया तो फिर आपको श्वास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको श्वास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जैसे मान लो श्वास रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? दम घुट जाएगा। क्या होगा? दम घुट जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को क्या नहीं मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? कोशिका भोजन नहीं बना पाएंगी और हमारा दम घुट जाएगा। तो
इसमें क्या होगा, फेफड़ों में और आहार नाल में भोजन प्रवाह में, यानी कि जैसे हम भोजन लेते हैं, हम क्या भोजन लेते हैं, तो जो भोजन जैसे ही यहाँ से यहाँ तक तो चला जाता है, लेकिन जो आगे जो धकेलने का जो काम करता है, इसमें क्या होते हैं, धकेला जाता है, यानी कि धीरे धीरे इसमें क्या होता है, धकेला जाता है। तो वहाँ पे जो भोजन को प्रवाह में क्या होती है, वहाँ पे कुछ ऐसी जो पेशियाँ होती हैं। और रक्त नलिकाएं जो प्रसार आदि में ये कौन सी होती है, आपके चिकनी पेशी पाई जाती है। अब ये कैसी होती है, ये लंबी होती है। जो ये पेशी कैसी होती है, लंबी होती है। एक तो लंबी होती है, और इनका आखिरी जो सिरा होता है वो कैसा होता है, नुकीला होता है। आखिरी जो सिरा होता है वो कैसा होगा, आखिरी सिरा कैसा होगा, नुकीला होगा। आखिरी सिरा कैसा होगा, नुकीला होगा। आखिरी सिरा कैसा होगा, नुकीला होगा। ये है आपके चिकनी पेशी, जो आपके अनैच्छिक पेशी। अब इसी में आता है हृदय। इसी में क्या आता है, हृदय जो पेशी है वो इसी के अंदर आती है। उसमें मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ, यानी कि जो हृदय है उसमें क्या मैं आपको थोड़ा अलग से लिखवा देता हूँ। जो हृदय पेशी के अंदर, जो हृदय की पेशी होती है वो इसी के अंदर आती है, अनैच्छिक पेशी के अंदर। यानी कि हृदय जो होती है वो अनैच्छिक पेशियों के अंदर ही आता है, कि यानी कि आप हृदय की जो धड़कन है, हृदय को यानी कि आप रोक नहीं सकते। ये कैसी है, ये भी एक अनैच्छिक पेशी है। जो हृदय होता है जीवन पर्यंत तक क्या होता है, धड़कता रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत तक लयबंध, प्रसारित और संकुचित होता रहता है। तो हम लिखेंगे हृदय पेशी। हृदय पेशी में हम लिखेंगे कि यह पहले तो यह जीवन भर, यानी कि जीवन भर लयबंध। कैसे, जीवन भर लयबंध जीवन भर लयबंध होकर प्रसार एवं संकुचन करता रहता है। यानी कि यह जीवन भर लयबंध होकर प्रसारित एवं संकुचित करता रहता है, यानी कि संकुचन करती रहती है, यानी करता रहता है। कौन, जो हृदय है वो। इसमें क्या होता है, लयबंध होकर संकुचन होता है और प्रसार होता रहता है। और जो यह कैसे होते हैं, बेलनाकार। जो इसकी पेशी कैसे होती है, बेलनाकार होती है। बेलनाकार कैसा, बेलनाकार शाखा रहित, बेलनाकार नहीं, बेलनाकार और शाखाएं वाली होती है। बेलनाकार शाखाओं वाली और शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है। कैसी होती है, एक केंद्रीय होती है। यानी कि जो आपकी हृदय की पेशी होती है वो, उसका देखो संकुचन और प्रसारण का मतलब समझो। संकुचन का मतलब जैसे हृदय है, ऐसे होता है हृदय, मुट्ठीनुमा हमारी आकृति होती है। ये वाली आकृति नहीं होती, ये तो सिर्फ आप लोगों ने बनाया हुआ है। ये आकृति हृदय की नहीं होती। हृदय की आकृति कुछ अलग ही होती है, जैसे हमारे मुट्ठीनुमा ऐसे कुछ संरचना होती है। तो जो हृदय होता है वो क्या करता रहता है, संकुचित प्रसारित, यानी कि एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। जैसे मान लो सिकुड़ता है तो क्या करता है, पंप करता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ऐसे दब गया दिया, किसी चीज़ को मैंने ऐसे दबा देता हूँ तो अगर वो खोखला है, अंदर कुछ भरा है, तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा नलियों से। जो तो जैसे ऐसे होता है तो नलियों से क्या जाता है, ब्लड बाहर जाता है, और जैसे फैलता है तो ब्लड वापस उसमें और ब्लड आता है। तो यानी कि संकुचित होता है, प्रसारित होता है लयबंध तरीके से। यानी कि लयबंध का मतलब होता है कंटिन्यू, एक बार संकुचित होगा, एक बार प्रसारित होगा, एक बार संकुचित होगा, एक बार प्रसारित होता है। इस तरह से लयबंध जीवन पर्यंत तक होता रहता है। यानी कि संकुचन और प्रसारण कैसा होता है, जीवन भर लयबंध तरीके से होता रहता है। और इसकी जो बेलनाकार शाखाएं वाली होती हैं, जो कोशिकाएं कैसी होती है, बेलनाकार शाखाएं वाली होती है और एक केंद्रकीय होती है। ये है आपके हृदय पेशी के बारे में। ये किसके बारे में था, हृदय पेशी के बारे में। अब आपके लास्ट आता है कौन सा, तंत्रिका। लास्ट कौन सा आता है, तंत्रिका ऊतकों के बारे में। हमने जाना था किस किस के बारे में, पेशियों के बारे में,
एपिथेलियम ऊतकों के बारे में, संयोजी ऊतकों के बारे में, संयोजी ऊतक के प्रकार पढ़े, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार पढ़े थे हमने। और उसके बाद में हमने क्या क्या पढ़ा, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के प्रकार, पेशी ऊतक के प्रकार, रेखीय पेशी, चिकनी पेशी, और उसी में हमने क्या पढ़ा था, हृदय पेशी के बारे में पढ़ा था। अब तंत्रिका, अब पढ़ेंगे हम तंत्रिका ऊतक। अब हम क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक में क्या होता है, यह जैसे इसमें हम लिखेंगे पहले, यह उत्तेजना, यह उत्तेजना के अनुकूल, उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखता है, यानी कि क्षमता रखती है। जो तंत्रिका ऊतक है यह उत्तेजना के अनुकूल क्या करते हैं, प्रतिक्रिया की करने की क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती है। क्या होती है, बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है। और यह मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा जो तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से क्या है, बनी है, तंत्रिका ऊतकों से बनी है। यानी कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सब किससे बनी है, तंत्रिका ऊतकों से बनी है। और तंत्रिका जो ऊतक है, तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है। या क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। और जो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक, या फिर क्या कहते हैं इसे, कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव, यानी कि क्या होता है, इसे कोशिका द्रव को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। यह क्या होता है किसके अंदर, ये जो तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। और प्रत्येक न्यूरॉन में एक क्या होती है, लंबी क्या होती है, लंबी प्रवर्ध होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे एक्सॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर वहाँ नहीं दिखा तो उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। किसे, जो न्यूरॉन के एक लंबी प्रवर्ध होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और एक जो उसके बाद में एक जो तंत्रिका है, एक जो तंत्रिका है, एक जो तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई है, एक तंत्र कोशिका की जो लंबाई है, एक जो तंत्रिका जो कोशिका की जो लंबाई वो कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर तक हो सकती है, यानी कि कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है।
यानी कि यहाँ पे क्या है, एक तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई है वो 1 मीटर तक हो सकती है। देखो, यह उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। कौन? जो न्यूरॉन, जो यानी कि तंत्रिका ऊतक है वो। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है। शीघ्र उत्तेजित का मतलब क्या होता है, तुरंत रिएक्शन करती है। क्या होता है, जैसे मान लो आपके यहाँ कुछ चोट लगती है, भाप लगती है, जैसे मान लो आप किसी आग के ऊपर जैसे हाथ रखते हो तो आपको तुरंत जलन की महसूस होती है, तो आपको तुरंत रिएक्शन आप हटा लेते हो, तुरंत आप उसको हटा लेते हो। यानी कि एक तुरंत एक क्रिया होती है, वो उत्तेजित होती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका, ये सब किससे मिली होती है, तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है, और न्यूरॉन में कोशिका जो द्रव या होता है उसे साइटोप्लाज्मी कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबी प्रवर्ध होती है जिसे क्या कहा जाता है, उसे एक्सॉन कहा जाता है। और एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। तो ये था आपके तंत्रिका ऊतक। ये क्या था आपके तंत्रिका ऊतक। हमने एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, उसके बाद में उसके अंदर उसके भाग पढ़े थे सबके, उसके बाद में पेशी ऊतक पढ़े थे, और अब हमने तंत्रिका ऊतक पढ़े। तो ये थी हमारी जो ऊतकों के बारे में, यानी कि जो ऊतक होते हैं, जो जंतु ऊतक होते हैं उनके बारे में था। दोस्तों, आज की ये जो क्लास है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और चैनल को शेयर करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है यानी कि जो घंटी है उसको दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।